बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन विद द बिग स्माइल। इमरान हसन वैसे And पता a नहीं big क्यों message ये इमरान हसन है वैसे। चलिए आपको भी हम बधाई देते हैं। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं और आज भी आप हमारे साथ मौजूद हैं। कभी कभी हमें अक्सर जब मैं अपना शो रिपीट में देखता हूं तो मुझे कुछ बातें अपनी बड़ी अच्छी लगती है। उसमें एक चीज ये भी है कि हम चाहे जिस मूड के साथ भी आए ऑडियंस के मूड हम ठीक करने की भरपूर कोशिश करते हैं। और हम चाहे जितना मर्जी मेस मचा रहे हो शो से पहले आपको सब कुछ साफ मिलेगा, आपको टेबल साफ मिलती है। वेल इस उम्मीद के साथ कि खैरियत से हैं और इस उम्मीद के साथ भी कि एहतियात करें जो कि स्मोक बहुत ज़्यादा है। कुछ खबरें होती हैं जो सिर्फ महज खबरें होती हैं, हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या मालूम पड़ते हैं तो आपको बताते हैं। कुछ होती है खबरें जो हम बाकायदा फील करते हैं, जो हम पे बाकायदा जिनका असर होता है। उनमें से एक ये स्मोक है जो कि लाहौर के अंदर है और इस वक्त बहुत शदीद है, बहुत ज़्यादा स्मोक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लाहौर का है वो 457 है, यानी ऐसा आप कहेंगे लाहौर आलूदा तरीन शहर है तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। कराची का 203 एयर क्वालिटी इंडेक्स है और लाहौर के अंदर तो बाकायदा तौर पे फील हो रहा है। आप हमारे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको फ्लू और इस तरह के मसाइल बहुत ज्यादा है। गले में इनफैक्ट आपके जाके हिट होती है स्मोग। और हम अब जरूरी तो है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी तौर पे घर से निकलने से भी गुरेज करें, क्योंकि ये स्मॉग अभी कुछ अरसा रहेगी। जब तक बारिशें खुलकर नहीं होती तब तक तो ये स्मॉग का एलिमेंट हमारे साथ मौजूद है और साथ साथ फॉग भी बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है। तो जो फॉग और स्मॉग मिक्स होके एक मामला बनता है, इसे मोटरवे भी बंद कर दिया। हाँ, आज वैसे लाहौर इस सियालकोट लाहौर मोटरवे को बंद कर दिया गया था ड्यू टू धुंध और गाड़ियों का पहिया भी रुक गया। मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से रशकई का जो इलाका है, यहाँ से M2 लाहौर से इसी तरह खानका डोगरा तक का जो इलाका है बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी बंद किया गया। मुल्तान मोटरवे, जो पूरा मुल्तान मोटरवे फैजापुर से लेकर ननकाना साहब तक इसको बंद किया गया। जो मोटरवे पुलिस है उसका ये कहना है कि धुंध में आप गैर जरूरी सफर न करें, अगर कर ही रहे हैं फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, स्पीड स्लो रखें गाड़ी की एंड बी विजिलेंट। अपनी गाड़ी का सामान जरूरी जो है वो जरूर रखें। और इमरान, मैंने अक्सर देखा है लोगों की अक्सर फॉग लाइट्स उस तरह से काम नहीं करी होती अपनी गाड़ियों में। पाकिस्तान में गाड़ी में जो फॉग लाइट्स आती है ना वो वैसे भी काम नहीं करती। आई मीन ऑन हो तब भी काम नहीं करती। मुझे उनका पर्पस आज तक कुछ खास समझ नहीं आया। मेक श्योर कि आप इसका इस्तेमाल करें और गैर जरूरी तौर पे वही के ट्रैवल करने से गुरेज करें। आप कैसी बातें कर रहे हैं सुबह? नहीं, मैं तो खैर क्वालिटी की बात करूं। चले जी, अब हम बड़े फीफा वर्ल्ड कप की तरफ। जी जी आए। मैं आज कल मुझे याद नहीं था, आगे गया मैं याद करके आऊं कि इमरान हसन से मुझे सुननी पड़ी है बातें फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं। आपको प्रोड्यूसर मतलब ये दोनों मिलकर सुना रहे थे मुझे। खैर आगे बढ़ते हैं, फुटबॉल की बात करते हैं। और फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है, जो मैचेस गुजर रहे हैं, जो दिन गुजर रहे हैं, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अब कुछ हमें एक लाइनअप बनता समझ आता है बड़ी टीम्स का जो कि प्रोसीड कर रही हैं आगे सुपर 16 के लिए। खैर पुर्तगाल के हवाले से हमें मालूम है, फ्रांस के हवाले से हमें पता है बड़ी टीम्स आगे बढ़ रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बाकी चीज़ें हमला आपको बताएंगी, वो आज का मैच है ईरान वर्सेस अमेरिका। सिफारती मैच तो इनका चलता रहता है, आज फुटबॉल का मैच इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। मैं फुटबॉल के मैच पे बात करने से थोड़ा गुरेज इसलिए करती हूँ क्योंकि आई एम नॉट अ फुटबॉल फैन और मुझे पता है कि जो फुटबॉल के फैंस होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं टीम्स को लेके, उनकी परफॉर्मेंस को लेके। सो आई एम नॉट अ फुटबॉल पर्सन, आई एम सॉरी, बट स्टिल आई मेक श्योर कि थोड़ा बहुत मुझे आइडिया गुजारा करें। भाई हम सियासतदान भी नहीं लेकिन सियासत पे बात करते हैं, सो इट्स ओके। अच्छा जी, थोड़ा सा हम आपको डिटेल्स बताते हैं। वो है सर्बिया और कैमरून का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। दूसरे मैच में घाना ने जनूबी कोरिया को 3-2 से शिकस्त दे दी। तीसरे मैच में ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से हराया। रोनाल्डो और कार्लोस समेत कई साबिक जो ब्राजीलियन फुटबॉलर्स हैं इन्होंने स्टेडियम में मैच देखा। ये मनाजिर कल शायकीन को बड़ा दिल लुभा रहे थे। उनका चौथे मैच में का हम अगर जिक्र करें तो पुर्तगाल ने यूरुग्वे को 2-0 से हरा दिया। फीफा वर्ल्ड कप में आज भी 4 मैचेस खेले जाएंगे। ब्राजील ने वर्ल्ड कप में एक नई तारीख रकम की है। ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप मरहले में मुसलसल नाकाबिले शिकस्त रहने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। और दूसरी जानिब 2002 से 2022 तक 6 वर्ल्ड कप का ये किस्सा है जिसके ग्रुप स्टेज के 17 मैचेस में अब तक ब्राजील नाकाबिले शिकस्त रही है। वैसे मैंने फुटबॉल के हवाले से कहा, लेकिन कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी जो मेरी तवज्जो का भी मरकज बन रही है। कल एक फेक नीमार फैन जो है, फैन तो नहीं कहेंगे, फेक नेमार कह ले, वो कल स्टेडियम के अंदर नजर आए। लोग उनके साथ पिक्चर्स लेते रहे, उनके साथ अपनी फैन मोमेंट्स को एंजॉय करते रहे और बाद में पता चला
जो असली वाले नेमार थे वो होटल के अंदर, क्योंकि वो इंजरी हुई है उनको और वो होटल के अंदर मौजूद थे, उनको बताना पड़ा कि मैं यहाँ पे ये पता नहीं कौन है। सो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी कि अच्छा वैसे कितनी रिजेम्बलेंस होगी कि लोगों ने आके उनके साथ पिक्चर लेनी। रिजेम्बलेंस भी, और कुछ में माहौल ऐसा है ना, फुटबॉल का इतना फीवर चल रहा है। दोहा बेसिकली बहुत छोटा सा एक शहर है, कतर एक छोटा सा मुल्क है, और वहां पे जब इतनी बड़ी तादाद में मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर और सारी दुनिया के बड़े प्लेयर्स, बड़ी टीम्स, तो एक फीवर है फुटबॉल का इस वक्त। और आई कैन इमेजिन कि यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। लेकिन दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं, कल हमने जिक्र किया था वर्ल्ड नंबर 2 को मोरक्को ने हराया था बेल्जियम को। बेल्जियम में लड़ाइयां शुरू हो गई हैं भाई, जहां पे एक जानिब जहां पे सऊदियों ने जीत की छुट्टी दे दी थी और प्रिंस के बारे में खबर आई थी कि उन्होंने रोल्स रॉयस का तोहफा दिया है अपने हर प्लेयर को, वहां पे कल बेल्जियम में तो दंगे फसाद शुरू हो गए। बकौल आपके मेरे नहीं फुटेज बता रही आपको कि दंगे फसाद हो गए जी। उन्होंने गाड़ियां तोड़ी हैं, आग लगाई है, पुलिस ने भी इस सिचुएशन को काबू करने की कोशिश की, लेकिन वही हाल हुआ जो इंडिया में होता है पाकिस्तान से हारने के बाद। अनफॉर्चुनेट, एट द सेम टाइम हमारी आंखें भी खोल रही है कि सिर्फ हम ही इंतहा पसंद नहीं बन जाते क्रिकेट से हार के, और हम इतना नहीं बनते। हाँ, हमारा टेम्परेचर बहुत लो हो गया। यू आर राइट, अभी ये वाली सूरत हाल देखे तो मैं डर ही गया हूँ, लेकिन जस्ट कूल डाउन गाइस, अभी वर्ल्ड कप पड़ा तो, लेकिन बाज़-ओ-क़ात एब्जॉर्ब नहीं होती ना इतनी हल्की टीम से आप अगर हारे। दूसरी जानिब मोरक्को की खुशियां नहीं कम हो रही। खैर, इस पे हम बात करते रहेंगे, इंटरेस्टिंग सीन्स हैं, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहना चाहिए। इससे पहले कि आगे बढ़े, आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। जैसा कि कल हमने कहा था, 2 दिन पाकिस्तान में बहुत अहम होते हैं, एक जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नए आते हैं, एक जिस दिन आर्मी चीफ नए आते हैं। टुडे इज दैट हिस्टोरिकल डे जब पाकिस्तान के 17वें आर्मी चीफ अपने ओहदे का अपनी कमान संभालने लगे हैं, उनको आज कमान मिलने लगी है, और इसकी पुरवकार तकरीब अब से कुछ देर के बाद मुतवक्के है, जो GHQ से हम आपको बिल्कुल। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे पॉलिटिकल सिचुएशन और दीगर अहम खबरों के हवाले से आज की बड़ी खबर। अच्छा जी, एक जानिब ये बड़ी तब्दीली हो रही है आज कमान के अंदर पाक फौज में, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। थोड़ा सा हम अगर सुबकदोश होने वाले जनरल बाजवा साहब का जिक्र करें, जो कि इस वक्त तक आर्मी चीफ हैं, उनकी 6 साल बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत आज खत्म हो रही है। आज GHQ रावलपिंडी में एज ऑफ टोल्ड यू कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी, जिसके लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब से कुछ देर के बाद ये तकरीब बाकायदा तौर पर होगी, और बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा कमान की जो छड़ी है वो जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे, और ये 6 साल के बाद हो रहा है। अर्मला, बिल्कुल। दूसरी जानिब इमरान खान के सियासी चाल के बाद मुल्क में सियासी भूचाल भी दिखाई दे रहा है। सियासी दर्जा हरारत फिर बढ़ गया है। सूबाई असम्बलियां तोड़ने और बचाने की जंग फिर उरूज पर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो सियासी महाज हैं वो गर्म हो चुके हैं। हुकूमत और PTI ने अपनी अपनी सफ बंदी शुरू कर दी है, मशावरत भी की जा रही है, हिकमत अमली भी बनाई जा रही है। बज़ाहिर तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद की मुश्किलात कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ सियासी बहरान है तो दूसरी तरफ मौशी बहरान सर पर मंडला रहा है। इसके साथ साथ कुछ खौफनाक इंकशाफात कह लें वो भी सामने आ रहे हैं। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता नजर आ रहा है, जबकि साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी हुकूमत के लिए खतरे की एक बड़ी घंटी बजा दी है। उन्होंने कहा कि साग डार साहब की पॉलिसियां उस पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया और इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। $1 अरब के जो बॉन्ड्स की अदायगी के बावजूद दिवालिया होने का खतरा है और हुकूमत के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बिगड़ती सूरत हाल में जी IMF भी हाथ पकड़ाता दिखाई नहीं दे रहा। मुज़ाकरात मजीद ताखीर का शिकार दिखाई दे रहे हैं, जबकि मालियाती इदारे की जानिब से मुसलसल डू मोर का मुतालिबा। बिल्कुल, हुकूमत को आमदनी बढ़ाने, खर्चे कम करने के मशवरे दिए जा रहे हैं। इतलात ये भी हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर 1.5 माह के दरामदी बिल के बराबर रह गए हैं, यानी कि हमारे पास 2 माह के इंपोर्ट बिल के पैसे नहीं रहे। दिस इज व्हाट सोर्सेस सेज अबाउट आवर रिजर्व्स। बैंक्स ने $2 से $4 अरब की LCs को रोक रखा है। LCs नहीं खुल रही हैं और इंपोर्टर्स इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी जानिब जो हमारा खाम तेल है इसकी दरामद भी इसकी वजह से मुतासर होने का खतरा है। रुपया संभल नहीं रहा है, डॉलर बेलगाम है, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है और शरह सूद को 16% तक बढ़ा दिया गया है, जो इटसेल्फ बहुत अलार्मिंग है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसी हमें कुछ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती है और ऐसा लगता है कि वो जिस सूरत हाल से हम डर रहे थे शायद हम बिल्कुल उस नहज पे पहुंच चुके हैं। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं,
हमारे मईशत हैं, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। डॉक्टर साहब से हम समझने की कोशिश करते हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर के ये मामला जाके रहा। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आई होप आप ठीक ठाक हैं। ये जो सूरत हाल इस वक्त बिल्ड हुई है डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो आपका तज्जिया, जो दो फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच में एक क्लेम चल रहा है, आप बीइंग एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई सूरत हाल इतनी खतरनाक है जिस जाने मिफ्ता इशारा कर रहे हैं, या कुछ दिन पहले एक इंडेक्स शेयर किया था इसहाक डार साहब ने अपने ट्विटर के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अभी खतरे की उस लाइन पे नहीं है जैसे ब्लूमबर्ग वगैरह ने पिक्चर किया है पाकिस्तान को। आप कैसे देख रहे हैं? जी इमरान, चूंकि आप सेगमेंट शुरू होने से पहले स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, तो हमारी इकॉनमी की सिचुएशन डिफॉल्ट के हवाले से वैसी ही है जैसे कि हमारा T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचना था। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स और ये सारा कुछ मौजूद था, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का इमीडिएट डिफॉल्ट का खतरा नहीं है अगर चाइना और सऊदी अरेबिया जो है उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर रहते हैं कर्जों के रोल ओवर के हवाले से, और अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर रहते हैं IMF की नेक्स्ट ट्रांच के रिलीज के हवाले से। तो ये जो एक बैलेंस मेंटेन रखना है हमारे ताल्लुकात विद अमेरिका विज़ावी ताल्लुकात विद चाइना, ये नए आर्मी चीफ के लिए भी एक जाहिर है कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह से हुकूमत की सपोर्ट करें उसमें। पिछले आर्मी चीफ जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड इकोनॉमिक जो जब भी सिचुएशन खराब होती थी तो वो सऊदी अरब के साथ, चाइना के साथ और फिर वेंडी शर्मन के साथ वो बातचीत उन्होंने की। तो हमारा जो इस वक्त $31 बिलियन का जो लोन्स हमने वापस करने इस साल, उसमें एक मेजर चंक जो है वो सऊदी अरब और चाइना का है, इंक्लूडिंग चाइनीज कमर्शियल बैंक के जो कर्जे हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अलावा। तो अगर जैसा उन्होंने अनाउंस किया था कि रोल ओवर कर देंगे, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। गालिबन वो इस्लामाबाद में आने वाली कुछ बड़ी चेंजेस का वेट कर रहे थे। तो अगर वो रोल ओवर कर देते हैं तो आपका तकरीबन ये जो तकरीबन $20 बिलियन के करीब है, ये टोटल सम ये रोल ओवर होता है तो आपका डिफॉल्ट का खतरा पूरी तौर पर टल जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर IMF की जो ट्रांच है वो अब अगर 10 दिसंबर तक उनके साथ मामला तय नहीं पाते तो क्रिसमस वेकेशन, वहां पे न्यू ईयर वेकेशन शुरू हो जाएगी। Oh my goodness. जनवरी के एंड तक लटक जाएगा, तो वो $1 बिलियन आपका नहीं आएगा। डॉक्टर आबिद साहब, जिस तरह से अभी आपने खुद कहा कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात जल्दी होना जरूरी हैं, और इसमें बहुत ज्यादा हम तातुल भी देख रहे हैं, इसमें ताखीर भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या वजह है कि IMF तो शराइत भी हम उस तरह से उनकी मान रहे थे, हमने आमदन के हवाले से भी जो भी हमारे मामला थे हमने उसको बेहतर करने की कोशिश की है, तो अब ये जो मुज़ाकरात में तातुल है, लगता है क्या रीजन हो सकती है? देखिए इसमें 2-3 इस वक्त बुनियादी इश्यूज हैं। पहला इशू जो था वो तो सैलाब के बाद मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है उसमें तब्दीली के हमारी शरह नमू क्या रहेगी, हमारे कौन कौन से सेक्टर में क्या लॉसेज हुए हैं, हुकूमत जो है वो कितना स्पेंड कर रही होगी इस माली साल में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि बताएंगे कि हमारा टोटल GDP कितनी रहेगी और हुकूमत के पास जो रेवेन्यू है उसमें से कितना सैलाब ज़दगान पे जाएगा। अच्छा। अब उसके हिसाब से फिर हमें देखना है कि हम वो रकम पूरी करने के लिए FBR जो है वो क्या कर रहा होगा। और तीसरी चीज ये है कि हुकूमत, आपने देखा कि जो इस वक्त एक सियासी कशमकश जारी है पिछले 3-15 वार्डों से, जो पेट्रोलियम प्राइसेस है उनको कांस्टेंट रखा गया है, जिसका एक असर ये हो रहा है कि जो डीजल की पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी थी वो 50 रुपए पर लीटर तक जानी थी, वो अभी 12 रुपए पर लीटर है। तो IMF का ये कहना है कि उसपे से जो लॉस हो रहा है, यानी वो बजट जब बनाया गया था तो तकरीबन 855 बिलियन रुपए उसमें रखे गए थे उस मद में कि हम लेवी से इकट्ठे करेंगे। अब वो तकरीबन उसमें 350 अरब जो है रुपए का शॉर्टफॉल आ रहा है। तो IMF ये कह रहा है कि ये 350 अरब रुपए आप कहाँ से पूरे करेंगे, जो आपने एक्सपेंडिचर करने हैं सैलाब के लिए, उसके लिए आप कहाँ पे बाकी अखराजात कम करेंगे। तो इस तरह की जो टेक्निकल चीजें हैं जो कि ग्राउंड रियलिटीज पे मबनी है, उन पे हुकूमत और IMF। अच्छा, ये डॉक्टर साहब जो आप बात कर रहे हैं ये बात ऐसे ही है, और हमें मालूम है कि जो भी एक मईशत दान होता है या हमारी मईशत होता है और कोई भी माशी इदारा भी होता है, IMF जैसा मालियाती इदारा, वो फिगर्स के ऊपर बात करता है, उसके सामने फिगर्स होती हैं और उसकी बेस पे आप फैसला करते हैं कि आपने कौन सा मेयर कितना लेना है। लेकिन दूसरी जानिब इसहाक डार साहब, ऐसा लगता है कि कुछ इखलाकी तौर पे भी तवक्को कर रहे हैं
IMF से। कल भी उनकी परसों एक स्टेटमेंट जो आई उसमें उन्होंने कहा कि जी इट्स माय डिपार्टमेंट, हाउ डू आई हैव टू डील विद IMF, जस्ट लीव इट ऑन मी। ऐसी उनकी स्टेटमेंट एक आई जिस पे मिफ्ता साहब ने भी फिर कमेंट किया। तो बुनियादी तौर पे इसहाक डार साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं जिसकी बेस पे वो कहते हैं कि ही विल कन्विंस IMF समहाउ? कोई अपनी पर्सनल PR है या कुछ और है? देखिए, ये एक अश्योरिंग स्टेटमेंट अल्लाह करे कैसा हो जाए, लेकिन ये अश्योरिंग स्टेटमेंट आप शौकत तरीन साहब भी यही कहते थे, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब भी यही कहते थे, इसहाक डार साहब भी यही कह रहे हैं। और मैं इन तीनों साहबान की कोई नियतों पे शक नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर है कि जब आप IMF के साथ बातचीत कर रहे हैं या किसी भी मालियाती इदारे के साथ बात कर रहे हैं तो वाशिंगटन में बैठे हुए या जो उनके काउंटर पार्ट्स होंगे वो तो नंबर्स और SOPs को सामने रखेंगे। जो चीज़ आपके SOPs के मुताबिक है उस पर वो चलेंगे, या फिर जो मैंने शुरू में कहा कि वेवर लेने का एक ही तरीका है कि अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात इतने अच्छे हों, क्योंकि अमेरिका इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन IMF, जो इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग की बात है। डॉक्टर साहब, एक टाइम कम है क्योंकि इस्तेहकाम की हम बात करें तो ओबियसली उसमें जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है वोट्स के हिसाब से पाकिस्तान की, नून लीग भी बड़ी जमात है, दोनों स्टेक होल्डर्स हैं। तहरीक इंसाफ कह रही है कि आप इंतखाब कराएं, इस्तेहकाम आएगा मईशत में। और कल शाहिद खाकान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर 3 महीने आप दे देंगे किसी केयर टेकर गवर्नमेंट को तो आपके तो ऑलरेडी मामला बहुत पेंडिंग में चल रहे हैं, तो कैसे इस्तेहकाम आएगा? फिल वक्त इलेक्शन नहीं चाहिए हैं, मुल्क को यहां से निकलने दें, उसके बाद इस्तेहकाम की बात हो सकती है या इलेक्शन की बात हो सकती है। आपको इन दोनों में से ठीक कौन लग रहा है? मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। देखिए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक अपोजिशन और गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी अपोजिशन में हो कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में हो, जब तक कुछ फंडामेंटल्स पे वो कंसेंसस नहीं ले आते, ये इस्तेहकाम नहीं आएगा। यानी लेट्स से कि आप कल इलेक्शन करवा देते हैं, एक नई हुकूमत आ जाती है और उसकी जो अपोजिशन है वो इसी तरह का बिहेव करती है जैसे कि आज की अपोजिशन कर रही है, तो इस्तेहकाम तो नहीं आएगा। इस्तेहकाम तो तब आएगा जबकि तमाम सियासी जमातें जिनको कि अगले इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने की तवक्को है वो मिल बैठे हैं। और जो हमारी इकॉनमी के कुछ ब्लैक होल्स हैं, उसमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का मामला है, उसमें एनर्जी सेक्टर डेट का मामला है, उसमें हमारे डेट जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी उसको डिस्कस करने का मामला है, सब्सिडीज का मामला है। तो जब तक इन 3-4 चीजों पे एक कंसेंसस नहीं हो जाता सियासी जमातों में कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं करनी, तब तक मैं इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम आता हुआ मैं नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि होगा क्या, एक आपका अज्यूम करते हैं कि PTI हुकूमत में आ जाती है और PDM जो है वो अपोजिशन में है, तो PDM भी उस तरह से टफ टाइम दे रही होगी। जब भी PTI कोई एक्शन लेने की कोशिश करेगी, बिजली का बिल बढ़ाना है, गैस का बिल बढ़ाना है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगानी है, तो PDM सड़कों पे आ जाएगी। तो वो आपका मुआशी इस्तेहकाम जो है उसका ख्वाब तो अधूरा रह जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में ये भी बता दीजिए कि जिन मुल्कों के अंदर मुआशी ये सूरत हाल होती है वहां पे मुआशी इमरजेंसी होती है, सुबह शाम मईशत पे बात होती है, चाहे हुकूमती सतह पे हो या मीडिया के नुक्ता नज़र से हो, कोई बुनियादी तौर पे इमरजेंसी तो है, लेकिन हमें अपने रवैयों में, हमारे सियासतदानों या हुक्मरानों को हमारे रवैयों में वो इमरजेंसी नहीं नजर आती है। चाहे वो 12 करोड़ का सूबा पंजाब हो, वहां पे भी असेंबली के तोड़ जोड़ की बातें चल रही हैं, विफाक में भी यही कुछ हो रहा है, कभी चीफ की तैनाती को मौजूद बहस बनाया जा रहा है। तो इसके ऊपर आपके ख्याल में इस वक्त किस किस्म के फोकस की जरूरत है जिससे कम से कम हम थोड़ा सा इस खतरे से निकलने की कोशिश करें, इस जो रेड जोन है इससे निकलने की कोशिश करें हम? देखिए, हमें ये चीज समझना होगी श्रीलंका के एक्सपीरियंस के बाद कि लोकल करेंसी में आप डिफॉल्ट नहीं करते। आपके पास जितने भी रुपए हैं वो थोड़े हैं, ज्यादा हैं, बिलियंस हैं, मिलियंस हैं, वो कम नहीं होते, डॉलर्स खत्म हो जाते हैं। और वो जो डॉलर्स खत्म होते हैं वहां पे बहरान आता है। फिर आप अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप अपनी फूड प्रोडक्ट, आप अपनी मेडिसिन, मशीनरी कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमारा जो क्राइसिस हमारे सामने है, जिसको कि हम इफ्स एंड बट्स से फिलहाल अवर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस दफा भी अवर्ट कर जाएंगे। डिफॉल्ट होता हुआ, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि कम से कम नियर फ्यूचर में डिफॉल्ट होता हुआ मैं नहीं देख रहा हूँ, अल्लाह ना करे कैसा हो। तो वो डॉलर्स का जो इशू है उसको हमें मद्देनजर रखना और उसको बचाना है। और उसको बचाने के लिए हमें अपनी एनर्जी कंजम्पशन को रैशनलाइज करना होगा। हमें अपनी वो तमाम कंजम्पशन जो कि इंपोर्टेड चीजों पे मबनी है उसको राशनलाइज और रैशनलाइज करना होगा। अगर उसकी राशनिंग नहीं करते और उसको रैशनलाइज नहीं करते तो अल्लाह न करे कि आपके डॉलर का जो है क्राइसिस वो बनेगा। रुपयों में तो हर कोई जो है उसकी जेब में रुपए पड़े हैं, लेकिन अगर वो रुपया डिवैल्यू होता रहा तो फिर
वो एक रिसेशन में हम और वो सूरत हाल काफी हद तक बन रही है जब डॉलर नहीं मिल रहा और बहुत महंगे पैसों पे भी एलसीज नहीं खुल रही हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि नियर फ्यूचर में डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये सूरत हाल जारी रही तो हम उस नाजुक सूरत हाल की तरफ जा भी सकते हैं। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और उन लोगों को हिदायत दे क्योंकि पाकिस्तानी होते हुए पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं सोच रहे, डॉलर्स को स्टॉक कर रहे हैं, मार्केट से उठा रहे हैं और मार्केट खराब कर रहे हैं। हमारा मुल्क है, हमारा घर है, हमने यहाँ पे रहना है, हम क्या कर रहे हैं इसके साथ आगे बढ़ते कुछ हम नए आर्मी चीफ के लिए कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब की बात कर लेते हैं। आज जीएचक्यू रावलपिंडी में होगी, जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पाक फौज की कमान की तब्दीली होगी। मंगल की सुबह होने वाली यानी कि आज के दिन होने वाली तकरीब में नए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर पाक फौज की कमान संभालेंगे। बिल्कुल सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ये कमान नए चीफ को देंगे और ये आपको कुछ फाइल फुटेजेस हम दिखा रहे हैं पिछली इससे पहले जो तकरीब हुई थी और ये पहली मुलाकात जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आज अपने ओहदे के ऊपर बाकायदा तौर पर विराजमान होंगे। ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से उनकी बाज़ाबिता मुलाकात हुई, उनकी नॉमिनेशन के बाद जो जनरल साहिर शमशाद हैं उनकी भी मुलाकात हुई। ये आप मनाजिर कुछ दे सकते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद के मनाजिर हैं आपसे कुछ दिन पहले के। और अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं रावलपिंडी से जो आ रही हैं कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जिसमें आज सुबकदोश होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा जिन्होंने 6 साल बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर्व किया अपनी कमान जनरल आसिम मुनीर के हवाले करेंगे और आइंदा 3 साल के लिए जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के नए सिपह सालार होंगे। इसी हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जिक्र करेंगे कुछ चाइना के स्पेस स्टेशन का। नॉर्मली हम नासा की बात तो करते ही रहते हैं, यहाँ से 3 खलाबाज रवाना हो रहे हैं। दिखाते हैं आपको चाइना का स्पेस स्टेशन और ये कैसे हो रहा है। वकार मलिक के सेगमेंट साइंस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। हम अमूमन बात करते हैं नासा के हवाले से, जब भी हम स्पेस साइंस की बात करते हैं तो नासा की मिशंस के हवाले से बात करते हैं और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी तज़किरा होता है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी का भी। तो स्पेस के हवाले से हम जितनी भी खबरें होती हैं वो नॉर्मली वेस्ट से मुतल्लिका होती हैं, लेकिन हमारा जो मीर के हवाले से कम बात होती है और स्पेशली तियानगान के हवाले से जो कि चाइनीज स्पेस स्टेशन है इसके हवाले से कम बात होती है। आज एक इंतहाई अहम दिन है और चाइना के 3 खलाबाज जो हैं वो अपने स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं। ये 3 क्रूड का ही है, इसमें गुंजाइश है जो कि चाइनीज स्पेस स्टेशन है और कमाल है। मतलब ये चाइना का एक 3 दहाइयों का जो स्पेस के हवाले से प्रोग्राम है उसने कमाल तरक्की की है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है या CNSA चाइनीज गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1993 में बनी थी और 1993 से लेके 2003 तक आप इसको प्रोब्स के हवाले से कह सकते हैं या मशीन्स के हवाले से कह सकते हैं कि इनका ज़्यादा फोकस था। लेकिन अब जो है 2003 से ऑनवर्ड वो स्पेस स्टेशन उसकी 3 मॉड्यूल्स को बनाना, ऊपर डेवलप करना और उसके बाद जो खलाबाज हैं उनको ऊपर लेके जाना, यानी क्रूड मिशन जो हैं उनको लेके जाना। अगर इस हवाले से हम कहें तो ये बुनियादी तौर पे 2003 से ये मामला स्टार्ट हुआ है और बहुत तेज़ी से, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइनीज स्पेस जो एजेंसी है उसने बहुत तेज़ी से तरक्की की है। चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है उस हवाले से बहुत अहम है कि जो इंसानों को खला में भेजने के हवाले से चाइना तीसरा मुल्क है, यानी अमेरिका और रूस के बाद चाइना तीसरा मुल्क है जो कि अपना स्पेस स्टेशन वहाँ जिसने बनाया। 2003 से ऑनवर्ड जो है इनका जो प्रोग्राम क्रू के हवाले से स्टार्ट हुआ, तो इस हवाले से एक इंतहाई अहम मुल्क है अगर हम स्पेस साइंस के हवाले से बात करें। बाकी ममालिक हैं, बहुत सारी साइंस के स्पेस के हवाले से तरक्की हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिस तरह कैनेडियन स्पेस एजेंसी है या यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये तमाम जो हैं वो मिल के नासा के साथ काम करती हैं। डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट जगहों पर बन रहे होते हैं, लेकिन ये जो किसी इंसानों को खला में लेके जाने के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर उस हवाले से चाइना तीसरा मुल्क है जो कि बहुत अहम मुल्क है और इसकी खबरें जो हैं ये हम तक कम आती हैं। जो वेस्ट की खबरें हैं वो हम तक बड़ी आसानी से और बहुत तेज़ आ रही होती हैं, इधर से खबरें, उसकी कई वजूहत हैं, लेकिन चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है उसको ज़रूर फॉलो किया करें और स्पेशली अपने बच्चों को ज़रूर कहें कि उनका प्रोग्राम फॉलो करें। उनके बच्चों के हवाले से जो अपनी उनकी एजुकेशन, डेफिनेटली वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं पॉपुलर साइंस के हवाले से, वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए भी मुआविन साबित हो सकती है। तो ज़रूर अपने बच्चों को कहें कि वो चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है वो देखें। और ये जो 3 खलाबाज जा रहे हैं इसमें से 2 खलाबाज जो हैं वो नए हैं, यानी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। एक जो है जो लीड कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, इन्होंने पहले गए हुए हैं। तियानगान का जो स्पेस स्टेशन है ये बुनियादी तौर पे चाइना मैन स्पेस एजेंसी या CMSA इसको ऑपरेट करती है
और ये जो हाइट है इसकी, जिस पे ये गर्दिश जिस ऑर्बिट पे करेगा वो कर रहा है, वो है 350 किलोमीटर से 450 किलोमीटर के दरमियान। आपको मालूम अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो 400 किलोमीटर पे का जो उसका ऑर्बिट है वो 400 किलोमीटर है, उसकी 28,000 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। अगर हम जब भी हमारे जहन में आता है मीर आता है, या यानी जो रशियन स्पेस स्टेशन है, जो चाइनीज स्पेस स्टेशन है, ये जब भी हमारे जहन में आता है तियांगोंग, तो हमारे जहन में आता है कि ISS से कितने बड़े हैं या ISS से कितने छोटे हैं। तो आपको तियांगोंग के हवाले से बता दूं कि इसका जो टोटल मैस है वो तकरीबन 90 से 100 टन है। और इसके अलावा आप इसको अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मुवाजना करना चाहें तो आप इसको यूं कह सकते हैं कि 1/5 ऑफ, यानी 5वां हिस्सा है 1/5 ऑफ जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो इस दहाई के आखिर में उसका जो ऑपरेशन है शायद वो ख़त्म हो जाए। तो इस सिलसिले में चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसकी अहमियत बहरहाल दो चंद हो जाती है। और जो बुनियादी तौर पे अगर आप उनकी वेबसाइट पे भी देखें, और जो चाइना स्पेस प्रोग्राम है उसका जो रिसर्च है वो बहुत ही कमाल है। स्पेस लाइफ साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी पे इनका फोकस है, और फिर इसके काफ़ी हिस्से हैं। बहुत सारी रिसर्च जो है वो इस मौजू पर होनी है, माइक्रोग्रेविटी, फ्लूइड फिजिक्स और कम्बशन पे भी होनी है। और उसके अलावा मटीरियल साइंसेज इन स्पेस और फंडामेंटल फिजिक्स इन माइक्रोग्रेविटी और मल्टीपर्पज़ फैसिलिटीज़। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इन पे इनका फोकस है रिसर्च के हवाले से, साइंस के हवाले से। और फिर जो सबसे अच्छी चीज़ आपको लगती है चाइना स्पेस प्रोग्राम की, कि उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम जो है वो रखा हुआ है जिसको वो कहते हैं कि एजुकेशन एंड कल्चरल आउटरीच। यानी आपने अपने नौजवानों में स्पेस साइंस के हवाले से कैसे दिलचस्पी पैदा करनी है, उनको कैसे पॉपुलर साइंस से रोशनास करवाना है और उनको फिर स्पेस साइंस की तरफ लेके जाना है। तो इस सिलसिले में उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं, फिर पॉपुलर साइंस एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि तालीम के लिए हैं। तो जो यंग चाइनीज़ जनरेशन है उसको इंस्पायर करने के लिए बहुत सारे कोई भी सवाल उनसे पूछ सकता है। क्वेश्चन एंड आंसर जो सेशंस हैं स्कूल के जो स्पेशली बच्चे हैं उनके लिए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि चाइनीज स्पेस जो प्रोग्राम उसको बहुत अहम बनाती हैं। 3 क्रूड की इसमें गुंजाइश है। अगर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपके ज़हन में अगर ये सवाल आ रहा है तो तकरीबन वहाँ पे 7 क्रूड जो है वहाँ पे उसकी गुंजाइश है, लेकिन जो 7 मेंबर्स हैं वो वहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे 3 क्रू मेंबर जो है इनकी गुंजाइश है। तो क्योंकि नासा और जो बाकी स्पेस एजेंसी उनकी खबरें हम तक आ जाती हैं, आपको मालूम ही है, और जो चाइना की जो खबरें हैं वो हम तक कम आती हैं। उसकी कई वजूहत हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली जहाँ पे नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज को फॉलो कर रहे होते हैं स्पेस साइंस के हवाले से कि क्या हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली चाइना जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, करना चाहिए। और स्पेशली बच्चों को उससे रोशनास करवाएं कि चाइना जो है वो स्पेस साइंस के हवाले से क्या इनकलाब ला रहा है, क्या नए काम करने जा रहा है। और ये बहुत अहम है, ऑफकोर्स इंसानी जो तरक्की को जस्त लगाने में चाइना का अपना एक किरदार हो सकता है। तो बहुत कुछ होने वाला है। चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है, जो चाइना के जो स्पेस के हवाले से तहकीकात हैं उन पे बहुत कुछ होगा, और डेफिनेटली आप उसको फॉलो करते रहिए। बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिलता है, और बच्चों को ज़रूर रोशनास करवाइए चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है उसके हवाले से। देखते रहिए साइंस एंड टेक। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी के हैं, जहां पे अब से कुछ देर के बाद आर्मी चीफ की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब बाकायदा तौर पर आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्टेडली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यादगार शोहदा पे हाजिरी देंगे। आप यादगार शोहदा के मनाजिर देख रहे हैं, जहां पे अब से कुछ देर के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यादगार शोहदा पे हाजिरी देंगे और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी करेंगे। ये एक रिवायत मौजूद है, उस रिवायत की पासदारी करते हुए मुख्तलिफ अफसरान पाक फौज के आप देख सकते हैं इस वक्त। और ये मनाजिर आप जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी से बराह रास्त देख रहे हैं। इस वक्त आज सुबकदोश होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा और आज अपने ओहदा संभालने वाले जनरल आसिम मुनीर दोनों हमें नजर आ रहे हैं। ये तकरीब आपको हम बराह रास्त दिखा रहे हैं।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल-फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। या अल्लाह, अफ़वाज पाकिस्तान के तमाम शुहदा की शहादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम नसीब फ़रमा। जो वादे और बशारतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा के हक़ में बयान फरमाई हैं, उन सब से उन्हें सरफराज फरमा और पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमा। या अल्लाह, इन शुहदा की क़ुरबानियों की बदौलत अफ़वाज पाकिस्तान की मदद फरमा, अर्ज़ पाक को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा और इस वतन अज़ीज़ को तरक्की और इस्तेहकाम नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आर्मी चीफ जावेद बाजवा, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके साथ आज अपने ओहदे की कमान संभालने वाले, अब से कुछ देर के बाद अपना ओहदा संभालने वाले जनरल आसिम मुनीर इस वक्त यादगार शौदा पर हाजिरी दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले दोनों अफसरान ने यहाँ पर यादगार शौदा पर फूल चढ़ाए, उसके बाद शौदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। एक रिवायत मौजूद है, जब भी कमान की तब्दीली होती है उससे पहले चीफ जो कि रुखसत हो रहे होते हैं और नए आने वाले आर्मी चीफ यादगार शौदा पर हाजिरी देते हैं और शौदा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं। ये मनाजिर आप इस वक्त जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी से बराह रास्त देख रहे हैं, जहाँ पे अब से कुछ देर के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी जो कमान है वो नए आने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सुपुर्द करेंगे। अब से कुछ दिन पहले ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जनरल आसिम मुनीर को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नामजद किया था और आज बाकायदा तौर पर इस हवाले से बाज़ाब्ता तकरीब होगी। कोर कमांडर साहिबान भी हमें नजर आ रहे हैं। जनरल क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत सर अंजाम देने वाले जनरल आसिम मुनीर आज से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। अगर इनके हवाले से आपको बात बताएं तो बहुत सारे एजाज़ात हैं जो सिर्फ जनरल आसिम मुनीर के हिस्से में आए हैं, जिसमें इससे पहले डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस, डीजी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस रहने का एजाज़ भी इनके पास है। इसके अलावा सॉर्ड ऑफ ऑनर होने वाले पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। मजमूई तौर पर 17वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो आज अपने ओहदे का अपना ओहदा संभालेंगे। और इसके अलावा हम अगर इनके करियर के हवाले से बात करें, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से तरबियत मुकम्मल की है और पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। अब से कुछ देर के बाद ये पुरवकार तकरीब GHQ से बराह रास्त हम आपको दिखाएंगे, इसका अहवाल आपको बताएंगे। फिल वक्त हमने आपको दोनों चीफ साहिबान जो कि यादगार शौदा पर हाजिरी दे रहे थे, इस हवाले से अपने आपको आगाह किया। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। भाई आज आपको थोड़ा सा हम एडवेंचर कराते हैं। मेरा पाकिस्तान हमारे सेगमेंट में हम आपको वी टेक यू टू द प्लेसेस। आज उफेरा फैज हमें एक किला है जिसे तलजा किला कहा जाता है, यहाँ पर लेके गई है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है ऑफ यूनिवर्सिटी। और क्या कमाल ट्रिप है ये, आप देखेंगे आपको मजा आएगा। देखिए आज का मेरा पाकिस्तान। अगर आप लोग भी मेरी तरह एडवेंचर के शौकीन हैं और पुरस्कार जगह देखकर आपको भी मजा आता है, तो आज की खास एपिसोड आप लोगों के लिए है।
डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के साथ वादी सून का मिस्टीरियस फोर्ट तुलाजा एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। जहाँ तू बोले अब उस जगह से मैं हिलता नहीं था, तेरा तो हम शक्ल भी सही से मुझसे मिलता नहीं था। टप्पे टप्पे आंधी दे मारी, मैं कुड़ी लोर शहर दी अरना टप्पे तो ना हारी। तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज फुल एंटरटेनमेंट है आज के सेगमेंट में, और आज हम हाइकिंग भी करेंगे और हम एक्सप्लोर करने वाले हैं चोटी पर वाक़े 5000 साल पुराने एक किले को। तो आज का सेगमेंट आप लोगों ने मिस नहीं करना, एंड तक हमारे साथ बने रहना है। आलू मटर पकाए हुए ने। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं बाहर क्यों मौजूद हूँ, तो मैं आप लोगों को बेसिकली दिखाने के आई हूँ कि ये आप देखें, हमारी जो गाड़ी का टायर है वो ब्रस्ट हो चुका है और यहीं से हमारे एडवेंचर का आगाज हो चुका है। तो अभी इसको रिपेयर होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो तब तक हम हल्ला गुल्ला करेंगे। तरफ जाते हुए इस खित्ते में पाए जाने वाली ख्योड़ा की कानें अपने रकबे और ज़खायर के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। तुलाजा कला तक पहुंचने से पहले दुश्वार पहाड़ी सिलसिले को सर करना कदरे मुश्किल और एडवेंचर से भरपूर सफर है। यहाँ से निकलने वाला नमक उर्फे आम में लाहौरी नमक कहलाया जाता है और सतह समंदर से इस इलाके की ऊंचाई 2200 फीट के लगभग है। इस पहाड़ी सिलसिले में न सिर्फ नमक बल्कि कुदरत ने इस सरजमीन के सीने में बहुत से ज़खायर छुपा दिए हैं। इस पहाड़ी सिलसिले के गिरदो नवाह में बहुत से छोटे छोटे गांव आबाद हैं और वादी सून की झीलों की कुदरती खूबसूरती सियाहों की आंखों को खैरा करती है। जैसे जैसे पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ते जाते हैं तो खुशगवार और ठंडी हवा बाहें फैलाए आपको वेलकम करती है। मंजिल तक पहुंचने के लिए कच्चे रास्ते का ट्रैक 7 किलोमीटर का है और यहाँ से पुराना तो नहीं है, फिर कितना पुराना है? एक्चुअली ना इस पे रिसर्च वर्क हो रहा है अभी, और ये आपको डिटेल्स ऊपर जाके बताते हैं। ये जो मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, इसकी चोटी पर हजारों साल पहले एक शहर आबाद हुआ करता था। तो थकावट तो बहुत हो गई है, लेकिन ऊपर तक जाने के लिए कमर मैंने कस ली है। तो ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के आपको दिखाते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनका रहन सहन जो है वो किस तरह का था। इस वक्त जिस रास्ते से मैं ऊपर जा रही हूँ ये पथरीला रास्ता है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इंसानी हाथ से बनाई हुई सीढ़ियाँ हैं। और ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे गार है, ये बेसिकली इस फोर्ट का वाहिद दाखिली रास्ता था जिस पे पत्थर रख के वो उसको बंद कर देते थे, लेकिन अब हम इस सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको नीचे ये बताया कि हजारों साल पहले एक शहर आबाद था, तो हम उसकी बाकियात देखेंगे। तो वो कैसे देखेंगे, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ आना होगा। कोई समुद्री जानवर ही है, ये उसका ना पीछे दुम हो जैसा है। जी जी, दुम जैसा नजर आ रहे हैं, जैसे कोई मछली हो। ठीक है, ये स्टोन के अंदर फॉसिल्स हैं, ये पोर्टिशेड्स और इस पे जो सॉल्ट की डिपोजिशन हुई है वो है। ये पहले ज़माने में मतलब बड़े बड़े अंडे जानवर दे रहते, उसकी ये साइन है कि मतलब ये उधर से निकल गए। इस वक्त हम जो है उस मिस्टीरियस सिटी में पहुंच चुके हैं जो हज़ारों साल पुरानी है, जिसकी हिस्ट्री हम जानेंगे हमीद साहब से। लेकिन आज आप हमारे सफ़र में हमारे साथ थे, सुबह से हमारा सफ़र का आगाज़ हुआ और ऊपर आते आते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शाम हो चुकी है, लेकिन हमारी जो खोज है और हमारी जो रिसर्च है वो जारी है। सर मुझे ये बताएं कि ये जो सिटी है, यहाँ के लोगों का रहन सहन किस तरह का हुआ करता था? बज़ाहिर जो रहन सहन है वो तो हमें यही लगता है कि जो इस इलाके का था, यहाँ पर पत्थर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ईंट बहुत कम इस्तेमाल हुई है। एक जगह पे ईंट इस्तेमाल हुई है जो कि यहाँ का तालाब है, और यहाँ पर एक मॉस्क भी मौजूद है जो हमारी पिछली जो इन्वेस्टिगेशन थी प्राइमरी, हमने उसमें डिस्कवर की है वो मॉस्क। अच्छा, यानी वो लोग मुसलमान थे?
बज़ाहिर जो हमारा ऊपर वाला लेवल है, इससे पता चलता है कि ये मुसलमानों की आबादी इसमें रही है। हो सकता है कि इसके नीचे दूसरा लेवल भी है, तीसरा लेवल भी है, और वो हमें हिंदुओं तक और बुद्धिस्ट तक भी ले जाए। आज से हजारों साल पहले लोग किस तरह से यहाँ पर पहुंचे, किस तरह से उन्होंने इस एरिया को डिस्कवर किया, कोई आइडिया है आपको इसका? हम ये कहते हैं कि तुलाजा जो है ये हर आने वाले पे ना तो अपना आप जाहिर करता है और ना ही अपनी हकीकत जाहिर करता है, इसीलिए मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस। आप मेन रोड से आते रहें, जब तक आप इसके नज़दीक नहीं पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी सिर्फ सिंगल एंट्रेंस है और ये नेचुरल डिफेंस है जो कि उन्होंने बनाया। और आबादकारी के लिए सबसे जरूरी होता है पानी। जहाँ नीचे हमने हाइकिंग स्टार्ट की है वो वाहिद सोर्स है पानी का, जहाँ से जो चश्मा है वो वहाँ से पानी लेके ऊपर आते थे। ये एक बाकायदा फोर्ट्रेस सिटी है जो कि इस इलाके में बहुत सारे हैं। ये जो पत्थर के क्यूबिकल और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैं, इसका वज़न देख के, इसकी पैमाइश देख के, इनकी लंबाई देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये किस तरह से इसके ऊपर उन्होंने काम किया बग़ैर किसी जॉइनिंग बाइंडिंग मटेरियल के। आपको बाइंडिंग मटेरियल नहीं मिलेगा, सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, और यही इस फ़न तामीर की खूबसूरती है। ये जो पूरा शहर है, ये जो कला है, क्या ये 5000 साल पहले दरियाफ्त किया गया था? नहीं, ये एक रवायत है। हमारी रिसर्च ये कहती है, जो कि अब तक हो चुकी है, कि ये मैक्सिमम 2000 साल पुराना है आज से। अच्छा हमीद साहब, इस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे एक बहुत अजीम सिपा सलार जो है जलालुद्दीन, वो आए थे। ये इसमें क्या हकीकत है? इसकी कोई तारीखी हैसियत नहीं मिलती, किताबों में इसका जिक्र नहीं मिलता। इतना जरूर मिलता है कि चंगेज़ खान ने जब उस पर हमला किया तो वो फिर इस इलाके में आया और पनाह ली थी, और यहाँ के जो खोकर चीफ हैं उन्होंने फिर अपनी बेटी की शादी उससे कर दी थी। जहाँ पे जिंदगी होती है तो जिंदगी की हकीकत है मौत, तो यहाँ के लोगों का कोई कब्रिस्तान भी है? बाजार ऊपर तो कोई कब्रिस्तान नहीं है, लेकिन इसकी सराउंडिंग जब हम नीचे देखेंगे तो डेफिनेटली हमें जो है वो कब्रें नज़र आती हैं, ठीक है, और जिनकी जो सीमत है वो भी हम मुतय्यन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। आप वो पहली टीम है जिन्होंने लाहौर से लेके यहाँ तक का ये हीरोइक सफ़र किया, और इस इलाके की छुपी हुई तारीख को लिखने के लिए आपने अपना किरदार अदा किया। इस वक्त जो है हम चोटी पर मौजूद हैं पहाड़ की, और मेरे पीछे आप व्यू चेक करें, क्या ही खूबसूरत ये नज़ारा है। यहाँ की ट्रैकिंग टफ है नो डाउट, लेकिन अगर आप कुदरत से प्यार करते हैं, अगर आप इस नज़ारों से प्यार करते हैं, तो यकीन माने आप ऊपर आने के बाद सारी थकावट भूल जाएंगे और आपको यूँ लगेगा कि आप किसी कोकाफ के इलाके में आ गए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पे देखें मेरी टांग पे, तो ये कुछ कांटे हैं जिनसे आपने बचना है। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई टक शॉप नहीं है, कोई खाने पीने की चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती, तो अगर आपने आना है तो आप अपना बंदोबस्त कर आएँ और मगरिब से पहले पहले यहाँ से चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर होते हैं। और बेस्ट मौसम जो है वो यहाँ आने का सितंबर से लेके तकरीबन आप मार्च तक यहाँ पर आ सकते हैं। ठंडा मौसम है और अभी इस वक्त यहाँ पर मुझे ठंड लग रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये जैकेट खोल के मुझे पहन लेनी चाहिए, और उसके बाद हम चलते हैं अब नीचे। मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए